अरे, आई थिंक शशि जी भी ज्वाइन कर चुकी हैं, शी इज ऑलरेडी देयर। हाँ हाँ, चलिए नाउ। बिल्कुल। आपका भी और सुनीता जी का भी। ये अ, वैसे तो दूसरा सत्र था, लेकिन अगर सही मायने में देखिए तो पहला सत्र था। और अच्छी चर्चा शुरू हुई। लोकगीत और शास्त्रीयता के बहाने से सुनीता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कई बार लोक के नाम पर फुहरता को परोस दिया जाता है और बिल्कुल। उसी को जायज भी ठहराने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर समय रहता तो हम उनसे सुनते कि एक से एक परंपरा है। राम को लेकर के भी हमारे यहाँ मिथिला में कई बार डहकन गाने की परंपरा है, लेकिन उसमें भी एक शालीनता होती है। तो हम्म। मैं इसी के साथ अब लोकगीत के साथ लोक नृत्य की तरफ चलेंगे। और हम सबसे पहले स्वागत करते हैं आज की जो हमारी वक्ता हैं, शशि प्रभा तिवारी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इस वर्चुअल मंच पर। और आप सभी प्रतिभागियों का भी इस दूसरे सत्र में स्वागत है। आशा है कि आप तरोताजा हैं और अगले एक सवा घंटे तक हम फिर मैडम से बातचीत करेंगे, तरोताजा होते रहेंगे। जैसा कि पिछले सत्र में आपने देखा कि संगीत को किस तरह से लोक ने जड़ों से जोड़ने का काम किया है। मुझे लगता है कि जब हम प्राकृतिक जीवन से सामाजिक जीवन में आए तो सबसे जो एक चीज लेकर के आए थे वो संगीत लेकर के आए थे। और उसके बाद शायद भाषा और तमाम सारी चीजें जो सभ्यता की चीजें हम कहते हैं उसको हम हमने एडॉप्ट किया, अपने जीवन में लिया और फिर सामाजिकता को आगे बढ़ाया। हमारे बीच भारतीय लोक नाट्य परंपरा के विविध संदर्भ, ये विषय है आज अभी अभी के सत्र का। इस पर शशि प्रभा तिवारी जी हमारे बीच हैं, वो अपनी बात रखेंगी। और फिर बाद में जो हमारे बीच प्रश्न आएंगे उनसे हम बतकही करेंगे, चर्चा करेंगे। बतकही इसीलिए कहा कि लोक लोक में बतकही ही होती है। अकादमिक विमर्श तो बहुत होते रहे हैं, होते रहते हैं, लेकिन कई बार बतकही से जो निष्कर्ष निकलता है वो बड़े बड़े विमर्शों से कुछ नहीं निकल पाता है। मैं माइक सौंपने से पहले शशि प्रभा जी का संक्षिप्त में उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। क्रिएटिव जर्नलिस्ट हैं, खास करके आर्ट और कल्चर को लेकर के लगातार शोध करती रही हैं। आपने वैसे तो रांची विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर एमएससी में किया था, आपने विज्ञान में किया था। पत्रकारिता में आपने स्नातकोत्तर किया और इसके साथ साथ आपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगभग 2 दशक से विपुल लेखन का कार्य किया है। आप इन दिनों भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य के तौर पर भी कार्यरत हैं। वर्ष 2019 से 2000 के बीच आप संस्कृति मंत्रालय के सीनियर फेलोशिप रहे हैं। वर्ष 2021 में आपकी पुस्तक शास्त्रीय नृत्यकारों से अंतरंग संवाद प्रकाशित हुई है और इस पुस्तक को उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्या निवास मिश्र सम्मान से सम्मानित किया है। आपने कई अखबारों में काम किया है, खास करके एक कॉलम राइटिस्ट के रूप में, जैसा कि मैंने पहले बताया। रांची से प्रकाशित होने वाली कई समाचार पत्रों के साथ साथ आपने नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र नवभारत टाइम्स, इसके अलावा जनसत्ता में आपने 2003 से 2013 के बीच जनसत्ता और हिंदुस्तान में लगातार सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक लेखन किया है। इसके अलावा आपने देश की प्रमुख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं जैसे कि गगनांचल, भारतीय धरोहर, नवोत्थान, कादम्बिनी, इंडिया हेरिटेज, प्रभात खबर सहित अनेक पत्रिकाओं में लेखन किया है। आप हिंदी अकादमी के सहयोग से आपने कविताओं का एक संकलन भी प्रकाशित किया है। वर्ष 2018 में भारतीय कला दर्शन पुस्तक का जो है ये आपका प्रकाशित हुआ है। और 2019 में
कला साधना के वट वृक्ष और संस्कृति कुंभ, ये 2 पुस्तकों का आपने संपादन किया। देश विदेश के अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक महोत्सवों में शशि प्रभा तिवारी एक सांस्कृतिक पत्रकार के रूप में निरंतर भागीदारी करती रही है। चाहे वो 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन हो, 10वां हो या 11वां हो, आप उसमें भागीदारी करती रही हैं और उसे उसके संदेश को लोगों तक अपनी लेखनी के माध्यम से पहुंचाती रही है। आपको अनेक पुरस्कारों से, सम्मानों से भी नवाजा गया है। संगीत राधिका सम्मान, शब्द शिल्पी सम्मान, बेस्ट म्यूजिक क्रिटिक अवार्ड आदि सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। हाल ही में आचार्य अभिनव गुप्त सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा आपको इसी वर्ष मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाराजा विक्रमादित्य सीनियर फेलोशिप प्रदान किया गया है। तो इस सत्र का जो विषय है, टॉपिक है, भारतीय लोक नाट्य परंपरा के विविध संदर्भ। आपने मध्य प्रदेश के माचा को लेकर के भी आपने किताबें लिखी है, आपके पास विपुल अनुभव है। मैं आपको बिना किसी देरी के ये माइक हैंडओवर करना चाहता हूं कि आप माइक ऑन करें और अपनी बात शुरू करें, और फिर जो बातचीत होगी, जो प्रश्न आएंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। शशि प्रभा तिवारी जी। डॉक्टर धर्म जी, मैं बहुत आभारी हूँ आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज प्रशासन की। आपने मुझे इस व्याख्यान में शामिल होने का अवसर दिया। भारतीय लोक परंपरा के विविध आयाम, इसमें अभी हम सुनीता जी को सुन रहे थे, उन्होंने लोकगीतों को लेकर बहुत ही सुंदर बातचीत प्रस्तुत की। मैं सुनते सुनते इतनी भाव विभोर हो रही थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मंच पर नहीं है। यही है लोक की दुनिया। वो जहां बैठते हैं कलाकार, वहीं अपनी दुनिया सजा लेते हैं। लोक की जो हम बात करते हैं, तो लोक मेरा जो जुड़ाव रहा, मुझे लगता है कि हम घर से ही जुड़ते हैं। लोक पहली जो पाठशाला हमारी संस्कृति में मानी जाती है, वो आपका घर होता है। घर में जब आपकी बुआ, दादी, नानी, चाची सब मिलके जब गाना शुरू करते थे, पहले की, आजकल की मैं बात कर रही हूँ, तो परिवार में एक गीत शुरू नहीं हुआ कि सब लोग उसमें सुर में सुर मिला लेते थे। तो ऐसी जब बात होती थी, तो हम लोगों ने ऐसे ही सीख लिया। लोकगीत हमें कहीं जाके नहीं सीखना पड़ा, बल्कि घर में ही सीखा। और ऐसे ही लोकनाट्य की जब हम बात करते हैं, तो लोकनाट्य यानी समाज का नाच, नाटक, समाज के विषयों पे नाटक, और समाज के द्वारा समाज के लिए नाटक। इसे ही हम अगर शाब्दिक ऐसे साधारण भाषा में कहें, तो इसे ही हम लोकनाट्य कहते हैं। लोकनाट्य शायद, मुझे लगता है कि सबसे प्राचीन विधा रही होगी, जब लोग अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को, अपने मनोभावों को नाटक के द्वारा, अभिनय के द्वारा, संवाद के द्वारा, लोकगीतों के द्वारा प्रस्तुत या अभिनीत करते होंगे। आज भी जब हम माचा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के मालवा इलाके की, या छत्तीसगढ़ के नाचा की बात करते हैं, या उत्तर प्रदेश हरियाणा के नौटंकी की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के नाचा की यात्रा की बात करते हैं, या तमाशा की बात करते हैं, वहां कोई मंच की बहुत परिकल्पना नहीं होती है कि स्टेज बहुत सजा हुआ होना चाहिए या एसी ऑडिटोरियम होना चाहिए। वो लोग कलाकार कहीं भी एक चबूतरे पर ही, एक मैदान में ही अपनी प्रस्तुति की शुरुआत कर देते हैं। इसीलिए लोकनाट्य जो है, उसको हम लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से उपजी हुई कला मानते हैं। इसमें बहुत सहजता है,
और उसकी अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता है, क्योंकि उसमें हमारे संस्कार, हमारी भाषा, हमारे जीवन शैली सब कुछ हूबहू नजर आती है। जब हम नौटंकी की बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले सुल्ताना डाकू, राजा हरिश्चंद्र की कहानियां, भर्तृहरि की कहानियां, इनका एक बिंब उपस्थित होता है। हरिश्चंद्र के जब नाटक कलाकार एक नौटंकी का कलाकार प्रस्तुत करता है तो राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती और उनका पुत्र रोहित, उसकी कथाओं में इंसान धीरे 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 अपने आप को ढूंढने लगता है। पति पत्नी का संबंध, राजा और समाज का संबंध, माँ बेटे का संबंध, और उसमें अपनी नैतिकता, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, उसको बनाए रखने का एक संकल्प। कितनी बड़ी बातें एक लोक कलाकार प्रस्तुत कर देता है और हम देख के दंग रह जाते हैं। इसी का शायद इसी की वानगी रही होगी, इसकी कितनी उदात्तता रही होगी कि राजा हरिश्चंद्र जैसा एक लोक नाट्य हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उसने छू लिया होगा। ये लोक की दुनिया, मतलब आप क्या कहेंगे, जिसमें कहीं कोई बनावटीपना है ही नहीं, सहजता है। जैसे जीवन का प्रवाह है, हम जैसे जीवन में, अपने आम जीवन में जैसे संवादों को बोलते हैं, वो वैसे ही संवादों को भी बोलते हैं। अगर कोई कलाकार बीच में संवाद भूल गया तो कोई बात नहीं, वो वही सहजता से फिर आगे शुरू हो जाता है। तो लोक की जो हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि इस दौर में, जहाँ शहरीकरण है, भूमंडलीकरण का दौर है, जहाँ हम अपने संस्कारों, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाजों से दूर हो रहे हैं, वहाँ कहीं न कहीं ये लोकनाट्य हमें भीतर तक जोड़ने का काम करते हैं। जब मैं लोकनाट्य की बात करती हूँ तो मुझे ध्यान आता है हबीब तनवीर जी का। हबीब जी ने माचा के कलाकारों को लेकर, नाचा के कलाकारों को लेकर जिस तरह से मिट्टी की गाड़ी, आगरा बाजार और चरणदास चोर जैसे नाटक उन्होंने प्रस्तुत किए, न सिर्फ देश के अलग अलग मंचों पर बल्कि विदेशों में भी उसके हजारों शो उन्होंने किए। वो लोक नाट्य की ही एक परंपरा को उन्होंने बहुत आगे वो लेकर गए। लोक कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया, तभी शायद वो इतने लोगों से इतने लंबे समय तक कार्य कर सके। और ऐसे ही जब मैं देखती हूँ तो रतन थियम जी का काम देखती हूँ, उन्होंने लोकनाट्य को, मणिपुर की शैली को, थांगटा को लेकर जिस तरह से आधुनिक नाटकों में जिस तरह से प्रयोग किया है, वह भी हमारी लोक नाट्य की जो विरासत है, जो उसकी खासियत है, जो उसकी मिट्टी से जुड़ने की जो बात है, वो उन्होंने प्रस्तुत किया। और जब मैं धीरे धीरे शहरों की तरफ देखती हूँ तो कहीं दर्द भी होता है कि लोक कलाकारों को हमारा समाज उस तरह से नहीं पहचान दे पा रहा है जिससे कि वो हकदार हैं जिसके।
उनकी प्रतिभा को मैं नमन करती हूँ। मैं आज भी जब माचा की कलाकार कृष्णाबाई से मिलती हूँ, या सुंदरलाल जी से मिलती हूँ, या ओम प्रकाश जी से मिलती हूँ, तो मैं नतमस्तक हो जाती हूँ। उनको संवाद, एक एक नाटक के संवाद, एक एक गीत ऐसे कंठस्थ हैं कि ऐसे लगता है कि कंप्यूटर भी उनके आगे फेल है। ये लोक की शक्ति, मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो जिस तरह से एक नाटक उन्होंने अभी खेला, जिसमें प्रदूषण को लेकर उन्होंने बात की, सुंदरलाल जी ने। प्रदूषण जो आज के दौर के मानव के ही नहीं, पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको हम लेके पूरा विश्व जूझ रहा है, वो लोकनाट्य में लेकर आते हैं और बात करते हैं कैसे कि एक एक इंसान जैसे अपने घरों को सजाता है, जैसे अपने घर में एक एक पौधे को देख रेख करता है, वैसे ही अगर एक एक इंसान एक एक पौधे को, एक एक कृति को संजोए, तो हमें इस तरह के वातावरण को संजोने में बहुत मदद मिलेगी। लोकनाट्य में व्यंग्य की भी बात बड़े सहज अंदाज में वो कहते हैं कि आप आजकल के दौर में मोबाइल को लेकर बात करते हैं कि कहीं भी आप हैं, कैसे भी आप हैं, आपका मोबाइल आपसे अलग नहीं हो पाता है। इसमें भी वो बड़े सहज अंदाज में अपना व्यंग नाटक में प्रस्तुत कर देते हैं, अपने ही संवादों के जरिए। तो जब हम लोक नाट्य की बात करते हैं और विविध उसके रूपों की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोक हमारे जीवन का महासमुद्र है। उसमें हमें अपना बीता हुआ कल भी दिखता है, वर्तमान भी दिखता है और भविष्य भी दिखता है। लोक राष्ट्र का अमर स्वरूप है। लोक में ज्ञान है और संपूर्ण अध्ययन में सब शास्त्रों का समग्र रूप है। जैसे अभी मैं चर्चा कर रही थी राजा हरिश्चंद्र का, उस नाटक में आप अपने साहित्य को भी पढ़ लेते हैं और अपने समाज के भी विभिन्न वर्गों के बारे में सहज रूप से जान लेते हैं कि हमारे समाज में एक ब्राह्मण भी है, उसकी उसके क्या सोच हो सकती है, एक वैश्या भी है और एक श्मशान घाट पे काम करने वाले पुजारी भी हैं, वो पंडित भी हैं। वो भी अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कितने जागरूक हैं। तो मुझे लगता है कि त्रैलोकी जीवन का कल्याणमत रूप जो है, वो कहीं ना कहीं लोक नाट्य में झलकता है। और हर दृश्य के साथ आपको लोक संगीत की एक यात्रा निरंतर सुनने को मिलती है। बच्चे का जन्म है तो वहां गायक सोहर भी गा जाते हैं। विवाह का प्रसंग आ रहा है तो विवाह के गीत भी हो रहे हैं। अन्य प्रसंग है, कुछ नायक नायिकाओं का संवाद है, तो वहां अलग अलग तरह के गीत भी बन रहे हैं, गाए जा रहे हैं। बन्ना बन्नी विवाह के प्रसंग में गाए जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि लोक नाट्य पूरी, मतलब पूरी विधा को अपने आप में समेटे हुआ है। ना सिर्फ कि वो नाटक हो रहा है वहां, बल्कि उसमें
लोक संगीत भी साथ साथ चल रहा है, समाज में जो बातें हो रही हैं वो भी चल रही हैं, और रीति रिवाज भी हमारे साथ साथ सफर करते हैं। तो और साथ साथ लोक नाट्य की सबसे बड़ी खासियत कि वो हमारी अपनी जुबान, अपनी भाषा में हमें जोड़ता है, हमें अपनी भाषा से जोड़ता है, जिसकी आज के समाज के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे देश, हमारे विश्व में, हमारे समाज में, हमारे संसार में धीरे धीरे लोक भाषाएं लुप्त हो रही हैं, और ये लोक कलाकार ही हैं जो हमारी भाषा को किसी न किसी रूप में संजोए हुए हैं। चाहे वो अवध की नौटंकी है, चाहे मथुरा की नौटंकी शैली है, वो अपनी नौटंकी के जरिए, अपनी कला के जरिए उस भाषा को जीवित रखे हुए हैं। और मैं नतमस्तक हो जाती हूँ उन कलाकारों के प्रति, उनकी सादगी, उनका उनका अपनापन, जहाँ कोई कृत्रिमता है ही नहीं, बहुत स्वाभाविक, सहज, जैसा उनका व्यवहार वैसे ही उनकी प्रस्तुति। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात जारी रखिए। जी उसमें थोड़ा सा इन पक्षों पर भी थोड़ा प्रकाश अगर डाला जाए तो बेहतर होगा। कि जैसे आपने अवध के नौटंकी की बात की, या फिर माचा की, नाचा की, तो इन जो लोक नाट्य हैं, उसमें अंतर किस तरह के हैं? उनकी प्रस्तुति में, विषय वस्तु में, वेशभूषा में। जैसे हमारी तरफ जो है अल्लाह रुदल और सलहेस भी खेला जाता है। तो एक तो उसमें किस तरह का अंतर है, पहले इस पर थोड़ी सी बात हो जाएगी। तो फिर मैं एक और पक्ष जानना चाहूंगा कि खास करके जो लोक नाट्य हैं, जी। उसमें स्त्री का किरदार किस रूप में आया है, और वो किस तरह से, उसकी उपस्थिति किस तरह की है तमाम चीजों को। धर्म जी, डॉक्टर धर्म जी, मैंने पाया है कि पहले तो नौटंकी में महिलाएं, या कोई किसी भी लोक नाट्य में, मैं जब भी बातचीत किया मैंने, और मैंने जो देखा है, उसमें पहले महिलाएं तो होती ही नहीं थी। पुरुष किरदार ही महिलाओं की भूमिका में भी, चाहे वो तारामती हो, चाहे दही वाली हो, चाहे सुल्ताना डाकू में, और सारे पुरुष प्रधान ही कलाकार होते थे। बिल्कुल कलाकार लेकिन हुए हैं, लेकिन जो जो स्त्री चरित्र है, चाहे वो तारामती हाँ, का है या सुल्तान डाकू में, वो स्त्री चरित्र किस रूप में आया है खास। और उन्होंने इसमें बहुत ही जोरदार अभिनय किया है। माचा के कलाकार हमारे पंडित सुंदर प्रसाद जी थे, वो बहुत बड़े कलाकार थे मध्य मालवा के। वो महिला कलाकार को माचा में उन्होंने वो लेकर आए, महिला कलाकारों को। क्योंकि माचा में पहले, इससे पहले पुरुष ही महिलाओं का रोल करते थे। उन्होंने इसकी शुरुआत जो है अपनी पत्नी और अपनी बेटी से किया। उन्होंने कृष्णा बाई, जो उनकी बेटी हैं, उनको वो लेकर आए, और गायन का कार्य अपनी पत्नी से वो करवाना शुरू किए। शुरुआत में उनको विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे समाज ने इसे स्वीकार किया, और फिर उनके समूह में बहुत सी कलाकार आए। और अब तो उनकी बेटी कृष्णाबाई, उनकी बहू, और भतीजी स्वाति उखले वगैरह सब अब माचा में हैं। पहले ऐसा नहीं था, 80 के दशक के पहले ये चीज नहीं था। वो सारे पुरुष कलाकार ही महिलाओं का भी वही लहंगे वगैरह पहन के अभिनय करते थे। यही चीज नौटंकी में था कि गुलाब बाई से पहले या कृष्णा बाई से पहले पुरुष कलाकार ही
महिलाओं की भूमिका को करते थे। लेकिन गुलाबबाई के आने के बाद, कृष्णाबाई के बाद आने के बाद, और धीरे धीरे फिर मधु आई, तो एक धीरे धीरे महिलाओं का प्रवेश शुरू हुआ। जब कुछ कलाकारों से बात होती है, पुराने कलाकारों से, उनका मानना है कि महिलाओं के आने से खुलापन तो आया, और लेकिन वो बोलते हैं कि इनके आने से, महिलाओं के आने से पुरुषों की भूमिका जो है वो कम हुई और एक ग्लैमर आया। जब हम बात करते हैं नौटंकी की ना, तो जब आप एक फिल्म आई थी तीसरी कसम, राज कपूर साहब की, उसमें बिल्कुल। नौटंकी की कहानी को बहुत अच्छे से पिरोया गया है। ये अभी एक, मुझे वही सोच रहा था, मैं वही दृश्य जो है। हाँ, तो वो उसमें नौटंकी की कैसा ग्रुप चलता था, कैसे नायिकाओं को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती थी, वो चीज उसमें दिखाई गई है। तो वो जब ये वास्तव में ऐसी इस तरह की परेशानियां वो कलाकार झेलती थी। गुलाबबाई ने भी, और मधु, उनकी जो मधु अग्रवाल है, उनकी बिटिया, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि धनाढ्य वर्ग जो होता है, उनका एक अलग विषय है, उस पे हम नहीं जाते हैं। हम अभिनय की बात करते हैं। और गुलाबबाई ने एक नया ट्रेंड शुरू किया नौटंकी में, कि नौटंकी शुरू होने से पहले समा बांधने की बात, समा बांधने की बात ऐसे करते हैं कि वो कोई दादरा, कोई ठुमरी, कोई ऐसे कोई गीत, गजल, उस पे वो गाती थी और नृत्य होता था। तो ये शुरू हुआ उस दौर में। गुलाबबाई ने एक ट्रेंड शुरू किया। जबकि माचा, और जो मध्य प्रदेश का माचा है और छत्तीसगढ़ का नाचा है, वहां पे माच और नाचा में सबसे पहले और आज भी गणेश वंदना होती है, फिर इष्ट देव की प्रार्थना होती है। वो वही क्रम आज भी उन्होंने उस ट्रेन को बनाया हुआ है। वहां पे आज भी बहुत धार्मिक तौर तरीके से वो सारी चीजें वो करते हैं। आज भी मंच का जब स्थापना होती है, जैसे कोई आयोजन शुरू होना है, उससे पहले वो मंच, उस जगह की पूजा होती है, भूमि पूजन वो करते हैं। वहां पे पहला जो खंबा गाड़ा जाएगा, उसको, उसकी पूजा होती है, गणपति की आह्वान करते हैं वो लोग। और जब भी कोई भी प्रस्तुति होगी, उससे पहले गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, गुरु वंदना करने के बाद ही वो अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। लेकिन हमारा नौटंकी थोड़ा सा अलग हो गया। इस ये एक फर्क कालांतर में देखने को मिलता है। अच्छा शशि प्रभा जी, चूंकि हमारे इसमें जो प्रतिभागी हैं जी, वे हर एक विषय से हैं। जी, वो मानविकी से भी हैं और दूसरे जो कॉमर्स के भी हैं, अलग अलग मल्टी डिसिप्लिन के लोग हैं इसमें। तो जी, जी, उनके लिए वे सोच रहे होंगे कि ये माचा क्या है, ये नाचा क्या है। तो अगर आप थोड़ा पहले माचा में का विषय क्या क्या होता है, या नाचा का विषय क्या क्या होता है, जी। जैसे नौटंकी के बारे में हम लोग जानते हैं, सुल्ताना डाकू और इस तरह के हैं। तो माचा और नाचा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दे तो और अच्छा रहेगा, मुझे लगता है जी, कि। जैसा कि हम बोलते हैं भारत में कि विविधता में एकता का देश है, तो ये जो लोक नाट्य परंपरा है, वो हर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, नौटंकी और स्वांग यहाँ पे खेला जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में मालवा अंचल में माच किया जाता है, और छत्तीसगढ़ में माच नाचा है। माच माच का शाब्दिक अर्थ क्या नाच ही हुआ? नाच से ही नाचा है वो, अच्छा। अभिनय उसमें। और हाँ, माच, माच और शब्द। माच में मंच से माच अच्छा अच्छा, माच ठीक आया ठीक है, ठीक ये ठीक। है इसका ये। और यही चीज आप यात्रा में देखते हो पश्चिम बंगाल में। और थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता रूप जो है
तमाशा महाराष्ट्र का जो आता है, मतलब यहाँ पे अभिनय भी है, लेकिन संगीत कहीं ना कहीं ज्यादा हावी है इन लोक नाट्यों में, क्योंकि आप लंबे समय तक सिर्फ संवाद नहीं सुन सकते। लोग की अभिरुचि संगीत में हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहती है, ऐसी मान्यता है। तो जब हम बात कर अभी मैंने ये स्पष्ट किया कि माचा मालवा से, नाचा छत्तीसगढ़ से और जात्रा पश्चिम बंगाल से। ये है एक मोटा मोटी जो लोक नाट्य की जो हम बात करते हैं वो ये है। और और इसके विषय वस्तु पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे, किस किस हाँ, तरह के विषय वस्तु को ये अपने नाटक का विषय बनाते हैं, लोक नाट्य का विषय बनाते हैं। जी जी। इसका तो आरंभ और अंत किस तरह से होता है, क्या वो आदर्शवादी होता है, यथार्थवादी होता है, थोड़ा इस पर भी। जी, तो नौटंकी में तो राजा हरिश्चंद्र, लैला मजनू और सुल्ताना डाकू कुछ ऐसे फिक्स रहे हैं। दही वाली कुछ फेमस नौटंकी रहे हैं और आज भी उनको खेला जाता है। किसी ने आज नौटंकी का एक थोड़ा सा अभी मुझे थोड़ा सा मॉडर्न प्रयोग देखने को मिल रहा है। अ, अतुल यदुवंशी जी नौटंकी को लेकर उन्होंने बहुत आधुनिक रूप में वो लेकर आए हैं। वही संवाद है, वही गायकी है, सब कुछ वही है, लेकिन वो अब पहले पर्दे यूज होते थे हर सीन के साथ, कपड़े के पर्दे होते थे। जैसे महल दिखाना है तो महल का आप पर्दा यूज कर रहे हैं, बाग दिखाना तो बगीचे का। अब अतुल यदुवंशी जी ने, क्योंकि वो अब कैरी करना मुश्किल है, तो वो डिजिटल यूज कर रहे हैं। डिजिटल फ्रेम में बाग का सीन है तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। महल है तो वो उसके लिए उस तरह से बाजार दिखा रहे हैं। तो इस तरह से वो अब एक नया प्रयोग वो लेकर आए हैं और मुझे उनका ये प्रयोग बहुत पसंद आया। पिछले दिनों उन्होंने नौटंकी फेस्टिवल चंडीगढ़ में किया था, तो ये प्रयोग उनका देखने को मुझे मिला। लेकिन अभी माच और नाचा में इस तरह का प्रयोग देखने को नहीं मिल रहा है। वहां अभी भी परंपरा को लेकर प्रस्तुत किया जाता है। माच और नाचा में भी राजा भर्तृहरि की कहानी, राजा हरिश्चंद्र की कहानी और एक उनका बहुत फेमस है जमादारिन, जिसमें सफाई कर्मचारी को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा नाटक प्रस्तुत किया है। और ये दोनों करते हैं, माच वाले भी करते हैं और नाचा वाले भी करते हैं। क्योंकि एक तरह से, क्योंकि प्रदेश पहले एक ही था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो कलाकारों की आवाजाही होती रही है और एक दूसरे से जुड़े लेन देन उन्होंने आपस में किया है। और उसी नाचा के कलाकारों को लेकर हमारे हबीब तनवीर जी ने उसको आधुनिक रूप में मंच पर वो लेकर आए। फिदाबाई जैसे कलाकार, जीवन यदु जैसे कलाकार और देवी लाल जी उनके ग्रुप में थे। उनकी गायकी, उनकी खुली जो गायकी थी, वो जब सुर और आलाप लेते थे तो माइक की भी जरूरत नहीं होती थी। ये ऐसे कलाकार थे। बिल्कुल उन कलाकारों को लेकर काम करना बहुत बड़ा चुनौती रहा होगा उनके सामने। लेकिन उन कलाकारों को लेकर आधुनिक कहानियों को पिरोना, ये लोक नाट्य की मुझे लगता है बहुत बड़ी विजय रही है। क्योंकि लोग को स्वीकार करना हर किसी के लिए बड़ा आसान होता है। आप बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं क्योंकि बहुत सहजता होती है कलाकारों में। बिल्कुल। अभी मुबिन जी कह रही हैं कि उर्दू में एक नाटक है हलाल खोर। एक प्रश्न मैं इसी के साथ जो है जोड़ना चाहूंगा कि पारसी थिएटर ने लोक नाट्य को खास करके किस तरह से, क्या उसको हाशिए पर किया या कुछ दबाव में रखा, एक बात। दूसरी बात कि पारसी थिएटर ने लोक नाट्य से कुछ लिया, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध रहा है। इसी के साथ साथ जो शास्त्रीय रंग कर्म है, अगर उसको भी बीच में तीनों को मिला के अगर
थोड़ी सी बात हो जाए तो अच्छी रहेगी। जी जी। बहुत अच्छी बात आपने की है कि लोक नाट्य और साथ में पारसी थिएटर, पारसी थिएटर ने बहुत कुछ लिया नौटंकी से और इन लोक विधाओं से। हम और वही असर आज भी हमारे फिल्मों में जो असर है, हमारी फिल्में बिना गाने के नहीं होती। वो कहीं ना कहीं वो असर आज भी लोक नाट्य का हमारे फिल्मों पर है, हिंदी सिनेमा में खास तौर पे। सारी कहानियां होंगी, लेकिन बिना गीत संगीत के हमारी फिल्में पूरी नहीं होती। ऐसे ही पारसी थिएटर में था। और पारसी थिएटर क्योंकि बहुत तामझाम के साथ आया था, बहुत चमक दमक के साथ था और शहरी वर्ग के से जुड़ा हुआ था। तो वो जो लोक से जुड़ा जो समाज था, लोक समाज, उससे कहीं दूर हो गया। पारसी थिएटर मुख्यतः शहरी समाज का कहलाएगा और ये जो लोक नाट्य है वो हमारे ग्रामीण अंचलों तक जुड़ा रहे, सीमित रहा और खास तौर पे मेले की चीज रह गई। क्योंकि पहले मेले बहुत होते थे और महीनों महीनों तक, जैसे सोनपुर का मेला हुआ या दशहरे का मेला चलता था पहले। और अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर महीनों महीनों तक ये मंचन होते थे इन नौटंकियों के। आज भी नौटंकी खेली जा रही है मेलों में, लेकिन वो बात नहीं है। क्योंकि और पारसी थिएटर की जहां तक हम बात करते हैं, उसकी चमक दमक के आगे नौटंकी फीका पड़ा। इस चीज को इस सच्चाई को तो सब स्वीकार करते हैं। और जो क्लासिकल जो हमारा नाट्यकर्म है, रंगमंच है, आ, उसने किस रूप में देखा लोक नाट्य को? क्योंकि कहीं ना कहीं से इस सब की आदि जननी तो लोक नाट्य ही है, वही परंपरा है। जी उसने जी बिल्कुल। इतना लिया और इसके बावजूद, क्योंकि मैं एक बात यहाँ मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि शिष्ट जनों का, अभी आपने कहा कि पारसी रंगमंच जो है शहर का था, लेकिन जैसे जैसे गांव में भी शिक्षा बढ़ी और उसका शहरीकरण होने लगा, तो बीच का एक फेज ऐसा था कि पारसी रंगमंच ने वहां जगह अपनी प्रवेश बनाई। किया। हम्म। और मैंने अपने गांव में देखा है कि कुछ लोग ये कहते थे कि अरे वहां तो चौकी तोड़ नाच आया हुआ है। चौकी तोड़ इसीलिए कि वो जो रंगमंच के लिए जो तखत का बनता था, तो उसको वो इतना कूदेंगे इतनी एनर्जी से कि वो टूट तोड़ देंगे। दूसरी बात, वो कहते थे कि 1-1 किलो चावल जो है एक आदमी खाएगा। तो वो लोग कलाकार के प्रति जो एक हिकारत है, वो हमने देखी है। और उसके बरक्स जो पारसी थिएटर, वहाँ शास्त्रीय थिएटर के लिए भी कोई जगह नहीं, लेकिन नहीं। पारसी थिएटर के प्रति वो अदम्य आकर्षण, वही शिष्ट और इस का जो एक द्वंद्व वहां दिखाई पड़ा। तो इस पर थोड़ा जो है आप और प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं। जी। आधुनिक नाट्य जो है वो पूरे पश्चिम से कहीं ना कहीं हमारे जो पश्चिम में वेस्टर्न थिएटर से प्रभावित रहा है। और वहां पे पूरे सुख सुविधा के साथ और पूरे व्यवस्था, पूरी बनी बनाई व्यवस्था में और पूरे मंच सज्जा, अभिनय और पूरे मतलब एक सिस्टमेटिकली वो सारा डेवलप हुआ जो मॉडर्न थिएटर है। लेकिन जो लोक नाट्य है, ये तो हमारे क्या, जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, जो किसान खेत में काम कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, या कोई पान की दुकान चला रहा है, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने दिन में रिहर्सल, रात शाम में रिहर्सल किया और रात में अपना प्रोग्राम कर दिया। वो कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं थे, वो हमारे और आपके बीच से निकले हुए लोग थे। लेकिन जो थिएटर की बात, प्रोफेशनल थिएटर की हम बात करते हैं, वहां तो वेल ट्रेन्ड लोग आए
तो वो उनके सामने टिकना, और क्योंकि अभिजात्य वर्ग के लिए, अभिजात्य वर्ग के द्वारा वो प्रस्तुत किया जा रहा था, और हमारे जो ये लोक कलाकार हैं, जो नौटंकी या लोक नाट्य विधा के जो कलाकार हैं, वो अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं थे कोई भी। वो तो बस अपने शौक से आने वाले लोग थे, अपने शौक को जिंदा रखने वाले लोग थे। तो और उनको कोई बांधने वाले लोग नहीं थे। उनका कोई ग्रुप, जो एक प्रोफेशनली एक होता है कि आपको ट्रेंड कर रहा है, कैसे मार्केटिंग करना है, कहाँ प्रोग्राम की बुकिंग करनी है, कहाँ किस किस शहर में जाना है, वो इस तरह से नहीं कर पाए हमारे जो लोक कलाकार थे। आज भी जब मेरी बात हुई बहुत से कलाकारों से, जब मैंने बात किया लोक नाट्य से जुड़े हुए, तो कोई आज भी दुकान अपना चलाते हैं, कोई है कि किसान का काम करते, खेती बाड़ी करते हैं, और बोलते हैं जब सीजन रहता है तो हम प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि उनको शौक है वो करने का, वो शौकिया कलाकार हैं, और वो देख देख के आपस में ही एक दूसरे से सीखते हैं। एक बार सुंदर लाल जी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप थिएटर, आप मार्च में कैसे आए? तो बोलते थे कि मेरे पड़ोस में ओम प्रकाश जी थे, और उनके यहाँ रिहर्सल होती थी, मैं जाके बैठा रहता था रिहर्सल देखने के लिए। और एक दिन एक नाटक हो रहा था, कंजूस बनिया, और एक जो आर्टिस्ट था वो नहीं आया था। आप म्यूट हो गई है शशि जी, शशि प्रभा जी आप म्यूट हो गई है। माइक अनम्यूट कीजिए। शशि प्रभा जी आप माइक बंद, हाँ माइक खोलिए जी। ओके, ये खूबी है, बड़े सहज रूप से लोग आ जाते हैं। बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रतिभागी भी अगर कोई प्रश्न हो तो वो रख सकते हैं या बीच में हाथ उठा सकते हैं, हम बात करेंगे इसी बात को। मैं एक प्रश्न और आपसे जानना चाहूंगा इसी बात को जी आगे बढ़ाते हुए कि हम जानते हैं कि लोक नाट्य के प्रति जो औपनिवेशिक मानसिकता तो रही है कहीं ना कहीं जी से, जी जी और वो समाज में भी और रंगमंच के क्षेत्र में भी। तो जैसे हबीब तनवीर की चर्चा की आपने, हबीब तनवीर ने उसी फॉर्मेट में जो बातें कही, मतलब दोनों का एक संगम किया, वो इस तरह के प्रयास और क्यों नहीं हुए, इसके पीछे आप क्या देखती है? क्योंकि लोक नाट्य में जो सटायर है, व्यंग है, व्यंग की जो तीक्ष्णता है, जी जी वो जी कहीं ना कहीं से आप लाना बहुत मुश्किल होता है। और खास करके अभिधा में व्यंग बहुत मुश्किल होता है। और जी हम जी। देखते हैं कि लोक नाट्य में तो अभिधा में व्यंग उत्पन्न कर देते हैं। पूरी 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 वहां जी, लोकोक्ति और मुहावरे में वही ही सारी बातें हो जाती। वही वही। तो थोड़ा इस जी। पर भी बात हो जाए। जी देखिए, मुझे लग रहा है उस पे अभी भी काम हो रहा है, और बड़े अभी अजय कुमार जी ने विजयदान देखा कि राजस्थानी लोक कथाओं को लेकर लोक नाट्य प्रस्तुत किया है। उन्होंने मायरी कासे कहूं, विजयदान देखा कि राजस्थानी कहानी को लेकर बड़े अच्छे से उन्होंने एक महिला के दुख दर्द को लेकर पेश किया, और उसमें भी उन्होंने फोक, फिर लोक संगीत को इस्तेमाल किया। उसमें भी शादी के गीत और जन्म के गीत और सोहर और ये सारी चीजें उन्होंने प्रयोग किए। तो ऐसा नहीं है कि आज प्रयोग नहीं हो रहे हैं, और बल्कि अभी भी माचा के कलाकार हो, नाच के कलाकार हो, और नाचा के कलाकार हो, और नौटंकी के, सभी को एनएसडी में बुलाया जाता है वर्कशॉप के लिए, ताकि जो नए बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो फोक से परिचित हो सके।
तो मेरा तो ये मानना है कि हम अपने लोक नाट्य से जुड़ना, हमारे अपने जड़ों से जुड़ना है, अपने संस्कारों, अपने संस्कृति से जुड़ना है। तो जब आप उससे जुड़ते हैं तो आपका जो आपकी सोच होती है और वो और वाइडर हो जाती है और उसको व्यापक एक कैनवास मिलता है। और ये लगातार चलता रहेगा, तभी शायद हमारे जो कलाकार और कलाकारों की दुनिया है वो आबाद रहेगी। क्योंकि आप बहुत नकल करके और केवल कृत्रिमता दिखाकर बहुत दिनों तक नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं जब आप दुनिया अपने लोग से, अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़कर उन चीजों को अगर मंच पर लाते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं से जो समग्रता में जो बातें आती है, उसे जब तक हम दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे तब तक उसे समझ भी नहीं सकते हैं। अ, अभी लोकगीत की बात हुई, नृत्य की बात हुई, हमने पारसी थिएटर की बात की, और भूमंडलीकरण और तमाम सूचना तकनीकी के दौर में जो दबाव है उस पर भी हमने बात की। आपको क्या लग रहा है कि ये जो लोक कलाकार जो कहीं न कहीं से विलुप्त होते जा रहे हैं? पहले जितनी टीमें थी, गांव गांव में इस तरह की टीम हुआ करती थी, अब नहीं है। अब कुछ इस तरह से एनजीओ टाइप हो गए हैं, जैसे रावत नाच महोत्सव है या इस तरह के है, उसको हाँ बचाने हाँ। के लिए। तो क्या कहीं ना कहीं से ये हमारी परंपरा जो है, ये अब धरोहर की चीज क्या बनती जा रही है कहीं ना कहीं से, जो किसी आर्काइव में रखने जैसी बातें नहीं? भविष्य में 10-20 साल 25 साल बाद क्या होगा? और मुझे यही 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 जो बात है कि हमें थोड़ा सा अपने कला और संस्कृति के प्रति जागरूक होना होगा। क्योंकि कलाकार कलाकार तभी तक रहता जब तक उसके लिए दर्शक हो। कलाकार के लिए दर्शक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और लोक नाट्य की जब हम बात करते हैं तो वो अभी हमें लगता है कि कहीं कहीं गुम हो रही है, लेकिन ये नए रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है और मैं इसको लेकर बहुत आशान्वित हूँ और बहुत उम्मीद बंधी है मुझे। क्योंकि डॉक्टर देवेंद्र हैं, वो बिल, नौटंकी को लेकर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं और वहां वो नौटंकी का मंचन कर रहे हैं। और ना सिर्फ कैलिफोर्निया है बल्कि उन्होंने पूरे अमेरिका में नौटंकी प्रस्तुत की है और उसको लोगों ने बहुत सराहा है। बिल्कुल देवेंद्र जी हमारे इस में जुड़ेंगे। हो जी। सकता है कि अगर समय का हमारा तालमेल नहीं बैठा तो रिकॉर्डिंग हाँ, के रूप में ही पहले कराएंगे, लेकिन तो जुड़ेंगे। मुझे लगता है कि ऐसे लोग हैं समाज में कि वो कहीं ना कहीं इन परंपराओं को जीवित रखेंगे। बिल्कुल और ग्रामीण स्तर पर कलाकारों में भी एक कहीं ना कहीं चुभन है। उनको दर्द जरूर है, लेकिन वो अपनी कला के साथ रहना चाहते हैं। अपनी कला को वो साइड नहीं करना चाहते, वो उसको जीना चाहते हैं। जी तो बिल्कुल अगर उनमें ये चीज है तो उनको बस दर्शक मिलने चाहिए और बिल्कुल। दर्शक हम और आप होंगे। अगर हम उनको सराहना देंगे, हम उनको अवसर देंगे, तो शायद ये कला कभी खत्म होने वाली चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल हमारे पास बस थोड़े से समय है, उसमें कुछ प्रश्न ले लेते हैं। शुभा द्विवेदी जी, उसके बाद डॉक्टर अमरेंद्र जी के पास जाएंगे। शुभा जी, अम, हाँ शुभा जी, असल में टेक्निकल टीम अगर कर सके, क्योंकि उनका प्रश्न आया नहीं है। अगर चाहे तो आप यहाँ। अच्छा,
ठीक है, सुभा जी आप अपने प्रश्न को इस पर डालिए, क्योंकि ये अनम्यूट करना शायद संभव नहीं हो पा रहा है। खैर, तो हम बात को तब तक आगे बढ़ाते हैं। शशि जी, पूरे भारत में अगर देखें, भारत की तो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा समंदर है भारत। हाँ, जितना पूरा यूरो दुनिया में जितनी लोक कलाएं नहीं होगी वहां, शायद उतनी तो शायद भारत के एक कोने में हमें देखने को मिल जाती है। जी। अगर आप हिंदी प्रदेश की ही फिलहाल हम बात करें, हिंदी प्रदेश और मध्य भारत की बात करें, तो हम्म। कितनी तरह की शैलियां, लोक नाट्य की कितनी तरह की शैलियां हैं, और उन शैलियों में क्या समानताएं हैं और क्या विविधताएं हैं, इस पर अगर थोड़ी सी बात हो जाए तो। और थोड़ा सा, हाँ। देखिए, हर प्रदेश बहुत कुछ समानता होते हुए भी उसका एक अपना रंग है, जो लोग जी। का भाषा की वजह से या मतलब लोक जीवन की। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे बड़ा सुकून वाले लोग होते हैं, बहुत संतुष्ट और बजे, कोई उनको हड़बड़ी नहीं है अपनी जिंदगी को लेकर। फिर लोक कलाकार तो अपने मस्ती में डूबे हुए लोग हैं। तो ये अपनी दुनिया में रमते हुए जब बात करते हैं तो वो अपने नाटक में, माचा की जब मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की, मालवा की, तो वो लोग कंजूस बनिया, पाखंडी साधु, अत्याचारी अफसर, शराबी पति, दुष्ट सास जैसे विषयों को लेकर आते हैं। और उनकी भाषा मालवा की है, तो मालवा में ही होती है, और उनका गीत संगीत भी उसी से जुड़ा होता है। उसमें वो अपने जो ट्रेडिशनल है, गणगौर की पूजा वगैरह, उसको उन लोग दिखाते हैं। जब हम उत्तर प्रदेश की नौटंकी की बात करते हैं तो यहाँ मथुरा की है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कृष्ण जी से संबंधित कुछ प्रसंगों को वो अपने नौटंकी में किसी बहाने ले आते हैं। और अवध की जब बात करते हैं, अवध की नौटंकी, वहाँ कानपुर शैली की, तो वहाँ का तो अंदाजे वो अलग ही है वहाँ का। तो वहाँ पे जब तो हीराबाई भी कानपुर की ही थी। हाँ, तो तीसरी कसम की हीराबाई। गुलाबबाई उसमें सबको नजर आती है कि नदी नारे न जाओ सैया पैया परू, तो वो लेकर आती हैं, और अपना रंग वो अपने तरीके से जमाती हैं। कृष्णाबाई का अपना है, अपना अंदाज रहा, वो कृष्ण भक्ति में डूबते हुए अपने नौटंकी को प्रस्तुत करती रही हैं। तो ये जो विविधता है वो अलग अलग इसी तरह से नजर आती है हमें। और राजस्थान में जब हम की बात करते हैं तो वहाँ ख्याल गायकी में उनका अपना अंदाज है। और गुजरात की भवई में उनका अपना है, अपना रस है, अपना रंग है। वहाँ चटक, धूम धड़ाके वाले संगीत के साथ है वो सारी चीजें। और जब महाराष्ट्र की तमाशा में तो आप देखते ही हैं किस तरह से वो लोग संवाद को अपने गायकी में व्यक्त करते हैं। एक एक बात को गा गा कर प्रस्तुत करना, बहुत मतलब सुनने वाला दंग रह जाता है कि इस बात को ऐसे गाकर भी पूछा जा सकता है, या बोला जा सकता है, या मजाक किया जा सकता है, कि संवाद पे संवाद है, और वो भी गायन के जरिए। मतलब कल्पना से ही, मतलब अगर आप उसके साक्षी होते, सामने देखते, तब आपको महसूस होता है कि अरे वाह, क्या बात है। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं अभी, तो हमें ये एक बिंब खड़ा होता है कि कैसे वो कलाकार हैं भाई। बिल्कुल। मैं तो अभी नमन संजय करती हूँ इन कलाकारों को। जी, अभी संजय बाघमारे जी यही तमाशा के बारे में ही प्रश्न कर रहे थे कि तमाशा के बारे में आपका विचार क्या है। एक प्रश्न डॉक्टर अमरेंद्र आर्या जी का है, लोकनाट्य की परंपरा में विदेशिया विदेशिया की उपस्थिति पर आपकी राय, कमेंट जानना चाहते हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए।
बिना विदेशिया के तो विदेशिया की तो भिखारी ठाकुर जी की जो बातें हैं उसमें जो दर्द है वो उसके संगीत में, वही फिर बात संगीत की ही आती है कि हमारा जो लोक नाट्य है वो संगीत के बिना पूरा ही नहीं होता है। वहां भी जो नायिका है या नायक है वो गीतों में ही अपने दर्द को बयान करते हैं। बटोहिया जब वो पुकारती है हर गीत में, और वो जो दर्द हर संवाद में है उसको शायद शब्दों में तो व्यक्त करना ही मुश्किल है। उसको जब आप सुनते हैं विदेशिया के गीत को तो क्या बात है। जो संजय उपाध्याय जी जब विदेशिया प्रस्तुत करते हैं मंच पर तो क्या समा बंधता है। उन्होंने पूरा समय अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे हमारे कलाकार हमारे बीच में आ जाते हैं तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि ये कलाएं अमर रहेंगी। और ये कलाकारों की ही विशिष्टता है कि वो कला को अमरता प्रदान करते हैं अपने साधना के जरिए। बिल्कुल। अभी आपने सही कहा, विदेशिया तो पूरी की पूरी एक शैली ही बन गई। मतलब हाँ बिल्कुल। लोक नाट्य में भिखारी ठाकुर ने विदेशिया को एक अलग शैली बना दी, ये सबसे बड़ी बात बिल्कुल है। और जैसे अभी भी मैं कहूंगा कि माचा है या नाचा है या तमाशा है, वो अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित ये रंगमंच है उसका। सांग है, हरियाणा में है, लेकिन विदेशिया जो है वो भारत और भारत से इतर भी अपनी पहचान बनाने में ये पूरी की पूरी सफल रही है। बिल्कुल। बस मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। शिवधरन जी, मैं हाँ, कुछ बोलना चाह रही थी। अब मैं अनम्यूट हो गई हूँ, प्रश्न अगर रखिए। आपकी अनुमति हो। ठीक, जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत कम सबसे समय बचा पहले है। कल के लिए सबसे जो है पहले हमारे। मैम, इतने सुंदर और सहज शब्दों में लोक नाट्य शैलियों का परिचय देने के लिए बहुत आभार। और मुझे लगता है कि आपके इस उद्बोधन से हमारे पार्टिसिपेंट्स का ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और विदेशिया की बात कर रहे हैं तो विदेशिया को ही मैं लेना चाहूंगी कि अभी तक ये इंडेंचर्ड लेबरर्स की जर्नी को डॉक्यूमेंट करने वाला एक फोक फॉर्म माना जाता था। जो माइग्रेंट लेबरर्स थे जो इंडिया से बाहर ले जाए गए थे लाखों की संख्या में। लेकिन अब उसका जब उसको रिविजिट करते हैं, रीस्टडी करते हैं, तो वो लगता है कि जो हमारी स्त्रियां थी ग्रामीण अंचलों की, उनके साहस और संघर्ष को ज्यादा डॉक्यूमेंट करती है और उनके अकेलेपन को, उनके एंग्स्ट को बहुत अच्छे से बाहर निकालती है। तो आप वहां पे कोई एक विरोधाभास देखते हैं कि किस तरह से स्त्रियों की पक्ष को कम उभारा जाता है, कम स्टडी किया जाता है विदेशिया का के जो प्ले स्टडी होते हैं उसके रिसेप्शन में। और दूसरा ये भी, मैं पहले जो प्रश्न पूछना चाह रही थी वो ये था कि जैसे सारी चीजें कमोडिफाइड हुई हैं वैसे ही लोक नाट्यों में भी बहुत कमोडिफिकेशन देखा जा रहा है। उसकी वजह से जो ब्यूटी थी, जो रिचनेस थी, जो मेलोडी थी, वो सब कुछ ही एक तरह से स्टिल्टेड हो गई है, बहुत ही फ्रोजन फॉर्म में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। उसमें कुछ नवीनीकरण या कुछ ऐसी सृजनात्मकता नहीं दिखती है। मैं भी कुछ समय से फोक फॉर्म्स को स्टडी कर रही हूँ, उनको सीख रही हूँ, उनको एडमायर करती हूँ काफी। तो और स्पेशली जो ये इंस्टीट्यूशन से जो उनको पेट्रोनेज मिलता है, उसकी वजह से जब वो प्रॉपर स्टेज पे एक डेफिनेट सेटिंग के अंदर वो दिखाए जाते हैं। संक्षेप में सुभा जी, संक्षेप में। हाँ, तो उनकी वजह से जो जो पुराने जो फोक फॉर्म्स थे, जो उनकी स्पॉन्टेनिटी थी, वो कहीं गायब नहीं हो रही है। मेरा प्रश्न यही है। आई होप आप समझ गई जी जी। होंगी। देखिए हमारी भारतीय कला की यही खासियत रही कि वो अपने आप को हमेशा समय के साथ ढालता रहा है। और आज भी जो लोक कलाकार है वो बहुत जल्दी ढल जाते हैं। अगर वो नहीं ढलेंगे और समय के साथ नहीं चलेंगे तो जो भी चीजें बची हुई हैं उनको बचाना शायद और मुश्किल हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है समय की मांग है। और परिवर्तन को स्वीकार करते हुए जब कोई भी कला आगे बढ़ती है तो वो सतत चलती रहती है। जैसे आप शास्त्रीय संगीत में ही देख लीजिए, पहले जो था वो सारंगी ही
लोग कलाकार साथ में संगत के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वायलिन को भी स्वीकार किया और हारमोनियम को भी लेकर आ गए। तो ये जो स्वीकार्यता की जो भारतीय परंपरा है, स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो शायद आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। और ये सही है कि जो विशुद्धता के बाद नगाड़े का इस्तेमाल हुआ, या आजकल ऑक्टोपैड वगैरह सिंथेसाइजर वगैरह कलाकार इस्तेमाल कर रहे हैं फोक वाले, तो उनके पास उनकी अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि जो नगाड़े अब बजाने वाले बहुत कम रह गए हैं। तो ऐसे बिल्कुल में बिल्कुल। इन कलाकारों को, अगर हम इन कलाओं को जिंदा रखना चाहते हैं, तो इनके प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था पे हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। जी तभी शायद इस की जो आत्मा की जो हम बात करते हैं, विशुद्धता की बात करते हैं, तो इसके लिए समाज को जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि चीजें समाज से जुड़ी हुई रही हैं। वो अलग, क्योंकि नगाड़ा मंदिर में ही बजता था, रीति रिवाजों के समय, शादी ब्याह के समय भी बजते थे, और कलाकार को जब जरूरत पड़ा तो वो मंच पे भी बजता था। बिल्कुल। मैं उदाहरण के तौर पे नगाड़े की बात कर रही हूँ। वैसे ही ढोलक की बात है, ढोलक मंदिरों में कीर्तन में ही बजते थे और शादी ब्याह में बजते हैं, और फिर वो मंच पे भी वही कलाकार पहुंच जाते थे, बजाते थे। तो इन चीजों को हम अगर बचाना चाहते हैं, तो हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता की बात है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही, नगाड़े की जी। बात कही। नगाड़े, डुगडुगी एक होता था छोटा बजाने के हाँ लिए। जी। हाँ, डुग्गी। ये सारे के सारे। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं ये मंदिरों से ये चीजें निकल करके आई। और तो क्या मन, मुझे अभी एक प्रश्न दिमाग में आया कि जो रामलीला है या रामचरितमानस है, रामलीला की परंपरा है, उसने कितना लिया है नौटंकी से, नौटंकी की परंपरा से? क्योंकि हम इतना तो मानते हैं कि शास्त्रीय शास्त्रवाद में है, रॉ मटेरियल जो है वो लोक है, उसको बिल्कुल। प्यूरिफाई कर दिए तो शास्त्र है। तो कहीं ना कहीं से फिल्टर तो बाद में करते हैं। तो लोक पहले है, लोक गीत पहले है, लोक नाच पहले है, नृत्य पहले है, सब कुछ पहले है। तो उसमें क्या आपको लगता है कि वो चीजें जो मंदिर तक पहुंची, और मंदिर से अभी आपने कहा, तो वहां क्या पहले लोक से वहां चीजें गई? देखिए, हमारा जो लोक है वो सब चीजों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे उसमें कला करके कोई अलग सी चीज नहीं रही है। कला जीवन रही है और जीवन कला रही है। सुबह जगने से लेकर और चक्की पीसने और खाना बनाने और पूजा पाठ सब में संगीत रहा है। हम्म। जीवन से मृत्यु तक संगीत है हमारे जीवन शैली में। तो इसीलिए शायद मुझे अभी तुलसीदास की एक वो दोहा याद आ रहा है, जांज मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई, बजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबतिन मंगल गाए। बिल्कुल मतलब कि हर प्रसंग में गाना बजाना है, तो एक दूसरे से बिना लिए तो चलने वाला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? एक प्रश्न। तो जी। सब आ, एक दूसरे से लेकर ही आगे बढ़ा है, चाहे वो लोकनाट्य हो, चाहे रामलीला हो, चाहे आधुनिक हमारा फिल्म जगत हो। एक प्रश्न मुन्ना कुमार पांडे जी का है। ये खुद रंगमंच और नाटक के अच्छे जानकार शोधार्थी हैं। कि विदेशिया को इंडियन स्टर्ड लेबर्स के संदर्भ में व्याख्यायित करने की रवायत 20वीं सदी की देन है। मुझे लगता है कि सुभा जी के वक्तव्य के बाद इन्होंने लिखा है। जबकि विदेशिया का संदर्भ 1857 में अवध के नवाब के दरबार से दो नर्तकियों दुनियाबाई और सुंदरीबाई से भी जुड़ता है। जबकि विदेशिया में व्यापक प्रयोग भिखारी ठाकुर ने किया और उनका साथ पाकर यह अधिक प्रसिद्ध हुई। हालांकि स्त्रियों के संदर्भ में गबर घिचोर अधिक मजबूत लोक नाट्य है, जहां राइट ऑफ द
पोम की बात की गई है। भिखारी ठाकुर के इस नाटक को विदेशिया के आगे अमूमन परे कम कर दिया जाता है। मैं बार बार अभी जब बात हो रही थी मैंने उनकी टिप्पणी को इसीलिए शामिल किया और मुझे इसमें ताकत भी मिली और बल भी मिला। तो बार बार मुझे गबर घिचोड़ ये नाटक अभी जब बात अभी हो रही थी रंगमंच की और जी लोक नाट्य की, जितने सशक्त रूप में स्त्री उसमें आई है, मुन्ना जी का धन्यवाद इसके लिए। और जिस तरह से वो चीजों को रखती है और जिस लोक लोक में जो आपने गीत की बात की है उसमें एक एक गीत जो है लोकगीत में जो कहावतें और मुहावरे का प्रयोग है, गाछ लगौली कोहरा के लतर गईल पछुआर, फरल परोसिया के छप्पर पर सेवा मार हमार, इस तरह की तमाम सारी चीजें, तो वो एक अद्भुत है। इसी के साथ मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं, समय बहुत कम है। ये पूछते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि लोक कलाकारों के जीवन की अंतिम बेला विपन्नता अवस्था से भरी होती है, उनके उन्नति के लिए क्या किया जाए? ये लोखंडे साहब है, इनका ये प्रश्न है। जी आप अभी बात कर रहे थे भिखारी ठाकुर जी की, तो मुझे बात करते करते महेंद्र मिश्र जी का भी ध्यान आया। उन्होंने भी उस दौर में समकालीन ही रहे हैं भिखारी जी के। उन्होंने भी बहुत अपनी रचनाओं में स्त्री के जो के दर्द हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से पेश किया। और अभी जो आप लोक कलाकारों के संध्या जीवन संध्या की बात कर रहे थे, ये तो सच है। बहुत दर्द होता है उनकी स्थिति को देखकर। अभी हाल ही में एक नाचा के कलाकार दीपक तिवारी जी छत्तीसगढ़ में रहते थे, राजानंद गांव में। उनका उन वो काफी कई सालों से वो बिस्तर पे थे। हबीब जी के साथ वो काम करते थे। उनकी पत्नी और वो दोनों, पूनम तिवारी और दीपक तिवारी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, उनकी स्थिति बहुत खराब थी और उनका इलाज बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। तो इसके लिए संगीत नाटक अकादमी में एक वो है, सेल है, जो आपको, अगर आप सिर्फ वहां एक पत्र भेज देते हैं या एक ईमेल भेज देते हैं अपने मदद के लिए, तो वो लोग वो केयर करते हैं इन चीजों का। तो ये संस्कृति मंत्रालय इस तरफ ध्यान दे रहा है। बस बशर्ते कि कलाकार को इस तरफ से थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा अपने बहुत अधिकार के लिए भी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सूचना दी। ये निवृत्ति लोखंडे जी का ये प्रश्न था। एक डॉक्टर अमरेंद्र आर्या जी का प्रश्न है कि लोक नाट्य की महत्ता को आपने बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त की है, लेकिन देखने में आता है कि यह केवल मौखिक विमर्श का विषय बनता है, लेकिन यह अकादमिक क्षेत्र में अभी भी अछूत सा महसूस करता है। ये इनकी तो इनकी ये टिप्पणी। तो बहुत सही बात कह रहे कि हमें अपनी भाषा में बात करने में शर्म आती है। अगर थोड़े से पढ़ लिख लेते हैं तो हम, अगर अवध के हैं तो अवधी नहीं बोलना चाहते, मैथिल हैं तो मैथिली नहीं बोलना चाहते, और कहीं अलग प्रदेशों में। लेकिन मैं इस मामले में बंगाल और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, उनकी प्रशंसा करती हूँ कि वो अपने भाषा की अस्मिता को लेकर बहुत जागरूक हैं। उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए कि हमें अपनी भाषा से प्यार करना, अपनी संस्कृति से प्यार करना और अपने आप से जुड़ने जैसा इस चीज को महसूस करना चाहिए। मुझे जैसे लगता है ये अपनी अपनी जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने सही कहा कि ये तो जागरूकता की बात है और बिना कहीं ना कहीं से उसके अकादमिक विमर्श में हम ही लोग हैं और हम ही लोग नहीं करना चाहते हैं। नए नए विमर्शों को खड़ा तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जब ऐसी बात आती है लोग से जुड़ने की, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं।
इसी संदर्भ में मुझे एक वो कहावत बहुत प्रचलित है, हमारे यहाँ कोई ज्यादा नखरा करता है तो कहता है कि नौटंकी कर रहे हो क्या। जी। हाँ, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। तो इससे भी पता चलता है कि हम तथाकथित जो सभ्य समाज है उसकी नौटंकी के प्रति किस हे तरह के, दृष्टि। जी जी जी, किस तरह की हे मानसिकता है। दृष्टि। मुझे लगता है कि समय हो चुका है, क्योंकि कल फिर से इसी मंच पे आना है। तो और इस संदर्भ में जितनी बातें थी लगभग हो चुकी है। क्या मुबीन मैम, और कोई प्रश्न? तो हम इस, नहीं तो इस सत्र को हम समाप्त करें। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि शशि जी ने बहुत ही सरलता से और बहुत अच्छे से, और जो आपने भी इंटरवेंशंस किए तो कई चीजें सामने आई हैं। और समय की तो लिमिटेशंस हम हमारे साथ है ये, और बिल्कुल चर्चा जारी रहेगी। बिल्कुल, चूंकि शाम का वक्त है और जी 2 बजे से हम लोग जुड़े हैं और हमने देखा है कि लगातार जो है प्रतिभागी पूरी तरह से इसमें शामिल है। संख्या ठीक ठाक हमारी है इसमें, तो जाहिर है कहीं न कहीं से ये हमारे इस लेक्चर का ये आकर्षण है। तो इसी के साथ फिलहाल तो हम इस सत्र को समदाउन के साथ जो है, विदाई के साथ, हमारे यहाँ विदाई गीत को समदाउन बोलते हैं। और वो दाउन कहते हैं दौरी को, जो जी। पहले मेह 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 डाल के और किसान जो बैलों को एक साथ जोत करके फसल तैयार करते थे, उसको दौरी बोलते हैं भोजपुरी में, और हमारे मिथिला में दौनी बोलते हैं। तो मुझे, मैं इस शब्द का अर्थ इस तरह से लेता हूँ कि सम मतलब बराबर, पर दाउन चले तो वो समदाउन हो गया। खैर, इसको हरिमोहन झा ने भी बहुत अच्छी तरह से इसको रखा है। तो इसी के साथ शशि प्रभा तिवारी जी, आपने इतनी अच्छी बातें, व्यवहारिक बातें हमारे साथ रखी। ये पहला दिन है हमारे आज के पहले सत्र के, बद्री नारायण जी, दूसरे सत्र में सुनीता जी, और तीसरे सत्र में शशि प्रभा जी। तीनों ने अपनी अपनी बातें रखी, हमें तो आनंद आया। आप, हो सकता है कि आपका कुछ और सुझाव हो जो इसे बेहतर करने के लिए, इसके लिए आपका स्वागत है। हम आत्माराम सनातन महाविद्यालय की तरफ से, IQAC की तरफ से शशि प्रभात तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो जुड़ी, हमसे बातचीत की। कल फिर हम 2 बजे इसी मंच पर जुड़ेंगे और फिर कल के जो हमारे वक्ता होंगे उनकी बात सुनेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। और सबसे ज्यादा आभार तो आप लोगों का, जो इतनी देर से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने प्रश्न पूछा, खास करके प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछना इस बात का प्रमाण भी है। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनका जवाब हमें पता है, तो हम उसी प्रश्न को हम पूछते हैं कि भाई हमें भी ये पता है। लेकिन कुछ प्रश्न या कुछ टिप्पणी ऐसी होती है जो विमर्श को आगे ले जाती है। तो इसमें तमाम आप लोग जो शामिल हुए, आप लोगों का सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।